अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस, सेकेंड ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 से हमने कॉन्टीन्यूसली स्टार्ट करना है बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो उसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 और टॉपिक है हमारा होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के बारे में हमने जानना है कि ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सारी डिटेल इसके बारे में, एग्जाम्पल, इसकी सिग्निफिकेंस, इसको देखना है आज हमने। तो होम्योस्टैसिस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड होम्योस्टैसिन, होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टैसिस का मतलब होता है टू स्टैंड। होम्योस्टैसिस सेम रहना किसी भी कंडीशन का, यानी वो कंडीशन कौन सी हो सकती है, कोई ना कोई एनवायरनमेंट की टर्म हमारे ज़हन में आती है, तो एनवायरनमेंट का सेम रहना, दिस इज होम्योस्टैसिस। अब एनवायरनमेंट की बात आई है तो जाहिर सी बात है हमने ये टर्म अप्लाई की है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके दो एनवायरनमेंट होते हैं, तो हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट, टू काइंड्स के एनवायरनमेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। ये बेसिक टर्म्स को हमें समझना जरूरी है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म सिचुएटेड। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है। सपोज मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं और ये जो मेरे इर्द गिर्द जिस जगह पे मैं रह रहा हूं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग मेरी। इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? द एनवायरनमेंट इन विच टिश्यू लिव, जहां पे हमारे टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज जो हैं जिसमें रहते हैं, वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ये कंसिस्ट होता है, या इसको हम कह लेते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ सराउंडिंग, यानी ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, ये इससे बना होता है। कंपोज्ड ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। क्लियर? जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है इसमें ये किस पे कंसिस्ट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा टिश्यू फ्लूइड पे कंसिस्ट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ये एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बाद व्हाट इज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है। होम्योस्टैसिस बेसिकली अगर डिफाइन करें तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल टू रेगुलेट इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन। होम्योस्टैसिस ऑर्गेनिज्म की उस टेंडेंसी को कहते हैं जिसकी बेस पे वो अपने इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन को रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है। सच एज फ्लूइड या ब्लड और फ्लूइड कंपोजिशन।
अगर ये फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपोजिशन चेंज हो जाए तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया। इस कंपोजिशन को रेगुलेट रखना, कंट्रोल रखना, दिस इज होम्योस्टेसिस, इसको हम होम्योस्टेसिस कहेंगे। दूसरी जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो है इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द harms of fluctuation in external environment। यानी होम्योस्टेसिस उस प्रोटेक्शन का नाम है, ये वो प्रोटेक्शन है किसकी? इंटरनल एनवायरनमेंट की। हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से होने वाली चेंजेस से। यानी बाहर अगर मिसाल के तौर पे सर्दी एकदम आ गई है तो हमारी बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो वैसे ही रहेगा। ये बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना, ये हमारी बॉडी की जो एक कैपेबिलिटी है उसके अंदर जो प्रोटेक्शन हुई है वो होम्योस्टेसिस है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा मर्जी हो, हमारी बॉडी ने उसको इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज होने नहीं देना। इसका ये मतलब नहीं कि चेंज होता ही नहीं, चेंज होता है लेकिन नैरो रेंज पे, बहुत कम चेंज होती है। इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब हमने अभी तक पढ़ा है होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है। होम्योस्टेसिस को समझने से पहले हमने ये देखा कि एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन को समझा। डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो अब हम देखते हैं 2 टर्मिनोलॉजी है जिन्होंने यूज होना है। नंबर 1 वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स these are actually internal factors। ये वो इंटरनल फैक्टर है हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने से इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और ये चेंज हो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल ऐसे इंटरनल फैक्टर जिनके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? अब दूसरी टर्म है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट क्या होता है? अगर सेट पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं तो इट इज द आइडियल और नॉर्मल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। आइडियल और नॉर्मल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच इज previously set or fix or store in memory। सेट पॉइंट किसे कहते हैं? ऐसी आइडियल और नॉर्मल वैल्यू किसकी? वेरिएबल्स की, यानी हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वो नॉर्मल वैल्यू जो कि नेचर ने सेट की हुई है। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेट पॉइंट हमारा टेम्परेचर की बात करते हैं वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, 37 डिग्री पे टेम्परेचर है। क्लियर? अब ये सेट पॉइंट है, अगर इसमें थोड़ी सी चेंज आ जाती है नैरो रेंज पे, वैसे टेम्परेचर रेंज होती है 36 से 38 तक, 1 डिग्री तक चेंज आ जाए तो कोई इशू नहीं होता। अगर ज्यादा चेंज हो गई सेट पॉइंट से तो हम बीमार हो जाएंगे। अगर उससे कम हो गई, ज्यादा हो गया तो बीमार, कम हो गया तो भी हम बीमार हो जाएंगे। तो इट मींस ये आइडियल वैल्यू ही रहनी चाहिए, तब ही हम हेल्दी रहेंगे। अंडरस्टैंड? ये होता है सेट पॉइंट। अब हमें वेरिएबल का भी पता चल गया, सेट पॉइंट का भी पता चल गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स कौन से हैं? कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। लाइक नंबर 1
रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? अब देखिए रिसेप्टर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर को हम स्किन कह देते हैं, क्योंकि स्किन ही है ना हमारी बॉडी का जो रिसीव करता है हर स्टिमुलस को। रिसेप्टर हो गए स्किन। कंट्रोल सेंटर जिसने पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है वो हो गया हमारे पास ब्रेन। ब्रेन को हम कंट्रोल सेंटर कह देते हैं। इफेक्टर, इफेक्टर का मतलब होता है रिस्पॉन्स करने वाला, ठीक, चेंजेस को रिस्पॉन्स देने वाला जो कंपोनेंट होता है उसे इफेक्टर कहते हैं। और ये इफेक्टर जो है ये दो चीजों पे कंसिस्ट है। इसको हम यूं लिख लेते हैं। नंबर 1 ग्लैंड और मसल। इफेक्टर 2 तरह से काम करता है। हमारी बॉडी में 2 ही चीजें तो रिस्पॉन्स करती हैं, ग्लैंड और मसल। अंडरस्टैंड? ये होम्योस्टैसिस के कंपोनेंट है। एक टर्म होती है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आएगी वो सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर। अंडरस्टैंड? फिर आगे से वो मैसेज भेजेगा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर फिर इफेक्टर को, इफेक्टर रिस्पॉन्स करेगा और हमारी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हमें कंपोनेंट का भी पता चल गया। अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस, कैसे ये सब कुछ काम होता है। तो इसको देखते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस। अब जी सपोज करें एनवायरनमेंट में एकदम एनवायरनमेंट जो है वो कोल्ड हो गया, ठंड हो गई है, तो ये कोल्ड सबसे पहले हमारी स्किन रिसीव करेगी। रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर होते हैं। अंडरस्टैंड? कोल्ड रिसेप्टर हो, वार्म रिसेप्टर हो, इनको हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं दोनों को। अब कोल्ड, ठंड हो गई तो ये सबसे पहले किसने रिसीव किया? रिसेप्टर। क्लियर? रिसेप्टर ने मैसेज किया कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर को। ठंड लग रही है भाई हमें, अब अगर हमें मुसलसल ठंड लगती रहेगी तो हम तो मर जाएंगे, तो इसलिए उसका कुछ ना कुछ ठंड का रिस्पॉन्स तो होना है ना, हमें हीट चाहिए। तो अब देखते हैं हीट कैसे पैदा होती है होम्योस्टैसिस की मदद से। कोल्ड हुई, रिसेप्टर ने ठंड रिसीव की, उसने फौरन मैसेज किया कंट्रोल सेंटर को कि भाई हमें गर्मी की जरूरत है, हीट की जरूरत है, कुछ ना कुछ करो नहीं तो खत्म हो जाएगा बॉडी। कंट्रोल सेंटर ने आगे से मैसेज कर दिया इफेक्टर को। क्लियर? अब हमने पहले बात किया इफेक्टर 2 तरह से काम करता है, ग्लैंड और मसल के तौर पे। इफेक्टर है कोल्ड है, ये अब इफेक्टर यहां पे वर्क करेगा ठंड में, किसके तौर पे काम करेगा? मसल के तौर पे। मसल के तौर पे काम करेगा तो मसल को ये इंपल्स भेजेगा, तो क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देंगे। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा? शिवरिंग, शिवरिंग, बंदा कांपना शुरू कर देता है। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो बंदा कांपना शुरू कर देता है। इस शिवरिंग से क्या होगी? हीट जनरेट होगी। कप कपाने से क्या होता है? हीट जनरेट होगी। अब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो थी वो हीट थी, वो पूरी हो गई। दिस इज होम्योस्टैसिस। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें तो फर्ज करें बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो वार्म हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, जैसे आजकल है, तो गर्मी हुई है, ये भी सेम स्किन ने यानी रिसेप्टर ने रिसीव की, इसने फिर मैसेज किया किसे? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने अगेन मैसेज किसे किया? इफेक्टर को। अब यहां पे इफेक्टर गर्मी में किसके तौर पे काम करेगा? ग्लैंड्स के तौर पे। तो ये काम करेगा ग्लैंड्स के तौर पे। तो ग्लैंड कौन से? ये इफेक्टर एक्टिवेट कर देगा स्वेट ग्लैंड को। ये किसे एक्टिवेट कर देगा? स्वेट ग्लैंड को।
तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होकर क्या सिक्रीट करेंगे, स्वेट, और स्वेट का सिक्रीट होना इसको हम अवेपोरेशन कहेंगे, और अवेपोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट। सो यहां पे क्या होगा, कूलिंग। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, गर्मी का मौसम था, हम चाहते थे कूलिंग हो जाए, तो यहाँ पे होम्योस्टेसिस की बेस पे कूलिंग हो गई। दिस इज होम्योस्टेसिस। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है बेटा। ये दो कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से होम्योस्टेसिस को समझ सकते हैं। जैसे अभी स्वेटिंग हो रही है, ये वार्म है कंडीशन काफी ज्यादा, तो ये जो स्वेट आता है इसकी वजह से अवेपोरेशन होती है और उससे कूलिंग का एहसास होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है। एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं, नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑस्मो और रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल, क्लियर। ऑस्मो का मतलब होता है वाटर सॉल्ट, ठीक है। साल्ट और वाटर की कंपोजिशन बॉडी के अंदर, यानी अमाउंट ऑफ साल्ट और वाटर को बैलेंस में रखना, वाटर और साल्ट का बॉडी के अंदर बैलेंस रखना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ये बैलेंस कौन रखता है, होम्योस्टेसिस। इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी इनकी शॉर्टकट एग्जांपल्स हैं। फिर नेक्स्ट नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, ये भी सेम दो वर्ड्स हैं, थर्मो मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन कंट्रोल, क्लियर। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखना, बैलेंस रखना, दिस इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट 3 पॉइंट पे आ जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्स का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सो से बाहर, यानी एक्सक्रीशन क्यों होती है, ये भी एक बैलेंस है, ये भी एक कुदरत का निजाम है, होम्योस्टेसिस है। अगर हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म चलता है, और हर मेटाबॉलिज्म चलने से, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, रिजल्ट में क्या बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। उन मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सोचिए अगर हम अपना वेस्ट एक्सक्रीट ना करें तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बॉडी में हो जाती हैं, बॉडी के तमाम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये कुदरत का एक बहुत अनमोल हमें तोहफा है जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब होम्योस्टेसिस की हमने देखनी है सिग्निफिकेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिग्निफिकेंस, तो हम इसकी लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन भी इसकी सिग्निफिकेंस में आ जाएगी, पॉइंट्स है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज, उससे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट सेफ रहता है, दिस इज होम्योस्टेसिस। इसका सबसे बड़ा ये फायदा है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को ये कांस्टेंट रखता है, कांस्टेंट एट नैरो रेंज। एक डेफिनेशन इसमें ऐड कर दी। दूसरा, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल और कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये कंट्रीब्यूशन करता है। अब इसके दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं। नंबर 1, एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज,
क्लियर। अब देखें, हर ऑर्गेनिज्म को नेचर ने एक स्पेसिफिक इंटरनल एनवायरनमेंट दिया है। हर ऑर्गेनिज्म को नेचर ने एक खास एनवायरनमेंट दिया है जो कि मेंटेन रहेगा तो ऑर्गेनिज्म की हेल्थ ठीक रहेगी। अगर उसमें डिस्टरबेंस आई तो फिर ऑर्गेनिज्म बीमार हो जाएगा, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट हो। हर एक का एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हर ऑर्गेनिज्म में ये सेट पॉइंट होता है। इट मींस इनके अंदर सेम सेट पॉइंट है और ये सेट पॉइंट जो है होम्योस्टेसिस इसको मेंटेन रखता है। तो इससे हमें ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन का पता चलता है। ओरिजिन जो भी होता है वो एवोल्यूशन से रिलेटेड होता है। दूसरी बात, एवोल्यूशन के मुताबिक ये कंट्रीब्यूशन क्या करता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, यानी ये ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस रिड्यूस करता है, कम चेंजिंग करता है। कम चेंज का मतलब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो है 36 से 38, वैसे बुक्स में लिखा होता है 37, यानी 37 से 38 तक चला जाए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 37 से 36 तक चला जाए तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम कहते हैं नैरो रेंज चेंज, थोड़ी सी चेंज, ओके। यानी ये होम्योस्टेसिस चेंज के प्रोसेस को रिड्यूस करता है, कम करता है, एवोल्यूशन के प्रोसेस को कम करता है, म्यूटेशन को रिड्यूस करता है। ये इसकी एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है, अंडरस्टैंड। अब इस होम्योस्टेसिस की वजह से ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस की मदद से ऑर्गेनिज्म किसी भी चेंजेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाता है। अब हम अपने आप को देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से, ये पाकिस्तान में बहुत गर्मी है, हम यहाँ पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हमें किसी ऐसे इलाके में ले जाया जाए जहाँ पे -डिग्री में टेम्परेचर होता है, हम वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि होम्योस्टेसिस है। ये होम्योस्टेसिस की क्वालिटी है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर लेता है। क्लियर? यहां तक इसकी सिग्निफिकेंस थी। अब हम बात करते हैं, एक टर्म है कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द mechanism by which homeostasis is maintained। ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, इसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम दो तरह के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो कंट्रोल सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और एक होता है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। लिविंग कंट्रोल सिस्टम, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो होता है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम 3 कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट होता है। 3 कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट होता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1 सेंसर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर, नंबर 3 ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच, क्लियर? अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो इस फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं। इसकी एग्जांपल क्या होगी? आयरन, फ्रिज, इस्त्री है ना। जब आप देखते हैं इस्त्री को ऑन करते हैं, ठीक है, तो इस्त्री की आप लाइट ऑन कर देते हैं, बटन कर देते हैं। जब इस्त्री हीट अप हो जाती है तो आप कपड़े प्रेस नहीं कर रहे होते, तो वो ऑटोमेटिकली उसके सेंसर हीट को रिसीव करते हैं, कंट्रोल सिस्टम तक जो मैसेज जाता है वो फिर स्विच ऑफ कर देता है।
क्यों ऑफ कर देता है कि मेरे अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, ये बंदा कपड़े इस्त्री करके हीट को कंज्यूम नहीं कर रहा, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अंडरस्टैंड? जब आप इस्त्री करने लग पड़ते हैं कपड़े तो फिर हीट यूज होती है, तो आप देखते हैं ऑटोमेटिकली वो बल्ब जो होता है इस्त्री का वो फिर से ऑन हो जाता है। तो ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल है। सेम लिविंग कंट्रोल सिस्टम, लिविंग कंट्रोल सिस्टम के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से आपने ऊपर पढ़े हैं? रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम एंड इफेक्टर। ठीक, इसमें एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, इधर मैं एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूं। ये हमारे पास आ गई एग्जाम्पल बॉडी, लिविंग कंट्रोल सिस्टम। जैसे आपने अभी सारा मैकेनिज्म देखा है कि जैसे ठंड हो जाती है तो हमारा वो रिसीव करके रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम तक, ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं, ब्रेन आगे इफेक्टर, इफेक्टर आगे से प्रोसेस करके सर्दी है तो उसको गर्मी का एहसास देता है, और अगर गर्मी है तो कूलिंग का एहसास देता है। ये सारा लिविंग कंट्रोल सिस्टम है। अंडरस्टैंड? अब हम यहाँ तक था हमारा पहला लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है उसको ज़रा समराइज कर देते हैं। हमने सबसे पहले होम्योस्टैसिस का वर्ड देखा, 2 वर्ड से ड्राइव मिलकर बना है। फिर उसके बाद हमने होम्योस्टैसिस की जो है वो डेफिनेशन एक देखी, डेफिनेशन के बाद उसके कंपोनेंट्स को देखा, कंपोनेंट्स के बाद उसकी सिग्निफिकेंस को देखा, सिग्निफिकेंस के बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट उसका क्या है, कोल्ड हो तो कैसे वो वार्म करता है, वार्म हो तो कैसे कोल्ड करता है। फिर उसके बाद हमने ये सारा प्रोसेस देखा, कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, सेकंड लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 15 का सेकंड लेक्चर। तब तक के लिए हम अल्लाह हाफिज़, और कल हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह।